आज हम चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी इसको रिवाइज करेंगे। और बच्चों इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्य क्या होता है। हमारी आम जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं, इधर से उधर जाना या कोई सामान उठा के रखना, उसे भी हम कार्य कहते हैं। मगर कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है? वैज्ञानिक संकल्पना के अनुसार कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, दो कंडीशंस का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलनी चाहिए या एक स्थान अपनी स्थिति बदलनी चाहिए। तो किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन यानी अपने स्थान से हटना। शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? W कार्य के लिए इक्वल टू F इंटू एस। F यानी बल, फोर्स, और S यानी विस्थापन। तो ये था आपका कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, कार्य किसे कहते हैं। और कार्य के लिए क्वेश्चन आता है, आपको कार्य करने के लिए कौन सी दो दशाओं का होना आवश्यक है, तो आपको ये दो दशाएं लिखनी है। अब हम पढ़ेंगे कि बल क्या होता है और कार्य और बल में क्या संबंध है। यदि बल F बराबर 1 न्यूटन हो और विस्थापन 1 मीटर हो, अगर किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और उस वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा। कितना होगा? 1 न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन आता है 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल कार्य से आप क्या समझते हैं। तो 1 जूल कार्य क्या होता है ये देखना है हमें। और इसमें आपको पता होना चाहिए कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं आप, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं जूल। तो जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल। 1 जूल कार्य क्या होता है? 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। वस्तु का बल जिस दिशा में लगाया जा रहा है उसी दिशा में वस्तु अगर 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य क्या होता है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 1 जूल कार्य से आप क्या समझते हैं। इसके आगे हमें पढ़ना है, यदि वस्तु पर लगने वाला, ये क्वेश्चन है आपके बीच के, यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चों अगर वस्तु पर लगने वाला बल जो है वो 0 है तो कार्य कितना होगा? अगर बल 0 हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, तो 0 से जब गुणा होती है कोई संख्या तो कितनी हो जाती है? वो 0 ही हो जाती है या 0 हो जाती है। तो किया गया कार्य 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगता है, बल की दिशा में वस्तु 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? W बराबर F इंटू एस। तो आप 8 न्यूटन को 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, तो कितना आना चाहिए बच्चों? 40 न्यूटन 40 जूल। कार्य क्या मात्रक लगाएंगे हम? न्यूटन मीटर या जूल। तो कार्य किया गया कार्य 40 जूल। इसी प्रकार किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगता है तथा वस्तु बल की दिशा में 9 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। ये आपको अपने आप कर लेना है। इसके बाद आप पढ़ेंगे, ये 3 न्यूमेरिकल हैं जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो अभी आपको मैंने करके दिखाए, उन्हीं को यहाँ पर करके दिखाया गया है। अगर F 0 हो जाएगा या S, F या S में से कोई भी एक 0 होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों? किया गया कार्य 0 होगा। और सेकंड और थर्ड एक से न्यूमेरिकल थे जिसमें आपको F की वैल्यू दी थी और S की वैल्यू दी थी, विस्थापन 5 मीटर। तो बच्चों जब कोई भी न्यूमेरिकल आप करते हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो लिख देना चाहिए और जो पूछा है उसका फॉर्मूला फिर लिखना है आपको। तो पहले आप दिया है लिख दीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए कि आपको कार्य निकालना है। तो आप W इक्वल टू F इंटू एस, फिर वैल्यू पुटअप कीजिए और कैलकुलेट करके आंसर निकालिए। तो ये तीनों आपके उन्हीं क्वेश्चन के आंसर हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है धनात्मक और ऋणात्मक कार्य। धनात्मक और ऋणात्मक कार्य क्या होता है?
जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाता है। कैसा? जब बल विस्थापन की दिशा में विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। अगर विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो रहा है तो किया गया कार्य को हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक, जिसमें एस की वैल्यू माइनस आएगी। और जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य क्या होता है। जब आपको कोई सिचुएशन दी है तो आपको चेक कर लेना है कि बल और विस्थापन की दिशा अगर एक है तो कार्य धनात्मक, अगर बल किसी वस्तु पर इस प्रकार लग रहा है कि उसका विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो रहा है तो कार्य क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है ऊर्जा। तो बच्चों, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा जो हमें कार्य करने के लिए आवश्यक है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है, जिसे हम चरम स्रोत कहते हैं, ऊर्जा का चरम स्रोत कहते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। जो वस्तु जितना ज़्यादा कार्य करती है हम मानते हैं कि उसमें ऊर्जा अधिक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? ऊर्जा और कार्य एक से होते हैं तो ऊर्जा का मात्रक भी वही होगा जो कार्य का मात्रक होता है, जूल। तो ऊर्जा का मात्रक पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे बच्चों? जूल। और ऊर्जा की परिभाषा पूछी जाएगी। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में नापा जाता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 जूल। 1 जूल कार्य करना है तो ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होगी। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है बच्चों? 1 किलोवाट या किलो जूल बराबर, किलोवाट नहीं, किलो जूल बराबर। अगर हम 1 किलो जूल निकालें तो उसमें कितने जूल आएंगे? 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। जब किलोवाट आता है तो क्या आ जाता है? 1000। तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल आएंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऊर्जा के रूप। तो यहाँ पर ऊर्जा के रूप आपको 2 पढ़ने हैं। ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, आप सभी को पता है बच्चों। ऊर्जा के अनेक रूप हैं। ऊर्जा को ना सृजित किया जा सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा को बनाया भी नहीं जा सकता और उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं? आप सभी ने पढ़े हुए हैं। ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के रूप हैं। आज आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में 2, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि, ये ऊर्जा के प्रकार हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, कुल मिलाकर गतिज और स्थितिज ऊर्जा को हम एक शब्द में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा यानी गति के कारण जो ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो ये थे ऊर्जा के 2 रूप। अब आप इनके दोनों के फॉर्मूले पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दोनों ऊर्जाओं के फॉर्मूले और ऊर्जा किसे कहते हैं इस बारे में बताया गया है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर गति के कारण ऊर्जा है तो उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। अगर चाल बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। ई यानी एनर्जी, के यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा। तो हम इसको गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ई के। ई के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक यानी गतिज और एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ये कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। इसको हम क्या लिखेंगे? गतिज। गतिज ऊर्जा बराबर क्या सूत्र होता है? 1/2 mv²। यहाँ पर m क्या है? मास या द्रव्यमान है, और v क्या है? यहाँ पर वेग, किसी वस्तु का वेग। तो
ई के बराबर या गतिज ऊर्जा बराबर हो जाता है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाएं तो उसमें एक ऊर्जा निहित हो जाती है, ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण। तो इसको हम डिनोट करते हैं ईपी से। ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल यानी स्थितिज, ई यानी एनर्जी, ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ईपी। इसका सूत्र क्या होता है? mgh। m क्या है यहाँ पर? जो ऊपर था द्रव्यमान या मास, और g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। g आपने पढ़ा है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये g की वैल्यू होती है। और h क्या है यहाँ पर? h है हाइट या ऊंचाई या लंबाई, जितना विस्थापन हुआ है, तो h है यहाँ पर ऊंचाई। तो सूत्र क्या है स्थितिज ऊर्जा का? EP बराबर mgh। तो आपको इन्हीं दो सूत्रों के अकॉर्डिंग क्या करना है? जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें ये अप्लाई करके कैलकुलेट करनी है वैल्यू स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की। तो फॉर्मूले आपको बच्चों याद होने चाहिए। ई के इक्वल टू हाफ mv² और ई पी इक्वल टू mgh। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसमें एक ऊर्जा निहित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्यों इस ऊर्जा इसमें निहित हो जाती है? इसका कारण है इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। किस बल के विरुद्ध करते हैं हम? गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हमने उसको वस्तु को किसी ऊंचाई तक गुरुत्व बल के विरुद्ध उठाने का कार्य किया है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है बच्चों। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए और जी की वैल्यू आपको दी है 9.8। तो ये बहुत सिंपल है। हमने क्या किया है इसमें? कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें हम सूत्र लगा देंगे स्थितिज ऊर्जा का, क्योंकि हमने 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है। तो इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जी की वैल्यू भी दी हुई है और द्रव्यमान दिया हुआ है। mgh का फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो आप कैसे लगाएंगे? ई पी इक्वल टू mgh। m की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है m की वैल्यू बच्चों? m की वैल्यू आपको दी है 10। g की वैल्यू कितनी दी है? 9.8 इंटू धरती से कितनी ऊंचाई पर उठाया है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 6। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल आनी चाहिए। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 न्यूमेरिकल और दिए हुए हैं। ये न्यूमेरिकल अभी हम करके देखेंगे। एक कुली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य। ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों। यहाँ पे आपको पहले लिखना है दिया क्या है, और दिया है आपको m की वैल्यू दी है, और क्या दिया हुआ है? ये m की वैल्यू दी है, और ये मीटर ऊपर उठाया यानी h की वैल्यू दी है। अगर आपको g की वैल्यू ना दी हो तो g हम कितना मान लेते हैं? g बराबर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हैं। 9.8 जो होता है वो उसे हम नियर अबाउट 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जी की वैल्यू ना दी हो तो 10 मान लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो mgh में वैल्यू रखकर आप क्या निकाल लेंगे? कार्य का परिकलन या कैलकुलेट कर लेंगे। कार्य यानी ऊर्जा होता है।
दूसरा क्वेश्चन दिया है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। यहाँ पर आपको दिया है ये खेत जोतते समय बल कितना लगाती है, यानी एफ की वैल्यू दी हुई है, और दूसरी दी हुई है लंबाई, खेत कितना लंबा है, लंबाई यानी ऊंचाई मान सकते हैं हम इसको, तो 15 मीटर। तो आप इसको एच की वैल्यू मान लीजिए, एच दिया है आपको 15 मीटर और एफ दिया है आपको 140 न्यूटन। अब आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो हम ऊर्जा निकाल लेंगे, ऊर्जा बराबर कार्य होता है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि m की वैल्यू दी थी 15 kg, h की वैल्यू दी थी 1.5 मीटर। तो आपको w इक्वल टू एफ इंटू एस करना था। f की वैल्यू कितनी है, f को हम मान सकते हैं f इक्वल टू एम जी। तो m की वैल्यू आपको दी है और g की वैल्यू आपको दी हुई है। तो यहाँ पर आपने क्या मान लिया, f इंटू एस में f की जगह हम क्या रख देंगे, m इंटू जी। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। तो f की जगह हमने क्या रखा, mg। तो ये आ गया mg और s पहले ही था तो ये फॉर्मूला आ गया। तो w निकालने के लिए हमें f की वैल्यू दी हुई थी, सॉरी m की वैल्यू दी थी 15 kg और g की वैल्यू आपने 10 मान ली और s की वैल्यू आपको दी थी 1.5 मीटर। तो हम अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 15 और 10 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 150। और जब हम 150 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225.0 जूल। तो ये आपका आंसर आ गया कि किया गया कार्य या ऊर्जा ये आएगी। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था F इक्वल टू 140 N, इसमें आपको एक बल दिया हुआ था 140 N न्यूटन और हाइट दी हुई थी खेत की लंबाई, जिसको हमने हाइट माना है 15 मीटर खेत जोता गया था। आपसे पूछा गया था कार्य कितना किया गया, तो कार्य बराबर क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू एस। ये फॉर्मूला है, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, पहले उससे पहले आप दिया है लिख देंगे, जो क्वेश्चन में दिया है आपको दो चीज़ें। W इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ़ की वैल्यू आपको 140 न्यूटन, आपको एफ़ की वैल्यू न्यूटन में दी हुई होती है, न्यूटन बल का मात्रक होता है बच्चों। तो अगर एन में लिखा हुआ हो तो आपको उसको mg में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या डायरेक्ट वैल्यू एफ़ की रख देंगे 140 इंटू 15। तो जब आप 140 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 जीरो जीरो, 15 चौक 60 की जीरो 6, 15 कम 15 और 6 21। तो ये आ जाएगा आपका 2100 जूल। तो ये आपके दोनों न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर आपके लिए कुछ और न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तीनों न्यूमेरिकल आपको करने हैं। तो यहाँ पर आप ये 3 न्यूमेरिकल यहाँ पर एक एक करके मैं आपको करके दिखा रही हूँ, किए हैं मैंने, एक एक करके आपको समझा रही हूँ। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालिए। तो बच्चों ये बहुत सिंपल है। आप पहले इसमें क्या लिखेंगे, क्या आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15 kg। kg के क्या होता है, m द्रव्यमान, m यानी द्रव्यमान। तो m दिया है 15 kg और क्या चीज़ दी है, वेग, मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है, वेग। तो v दिया हुआ है आपको 4 मीटर पर सेकंड। आपको क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ई के यानी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर देंगे, हाफ कांस्टेंट रहेगा इनटू एम की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, एम कितना दिया है 15 और गुणा में v का स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ पर 15 गुणा 4, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसी संख्या में उसी का गुणा। बच्चों ये तीनों संख्याएं ऊपर हैं और बटे में क्या है 2। तो यहाँ पर आप एक लाइन खींच लीजिए और बटे में 1 कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हम ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से काट सकते हैं। तो हमने काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 और 15 को 15 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 15 दूनी
30, और 30 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 120। अब क्या निकालिए आपने? ऊर्जा। तो इसका मात्रक आप क्या लिख देंगे? जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है और उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? यहाँ पर बच्चों आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे को पहले किस में बदलना पड़ेगा बच्चों? मीटर पर सेकंड में। जब हम किसी क्वांटिटी को, किसी नंबर को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? हम 5/18 से गुणा करते हैं। ये आपने क्लास में सीखा है। 5/18 से गुणा करने से किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले आप इनको दोनों को कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे को और 30 किलोमीटर प्रति घंटे को, दोनों को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। फिर आप 2 बार गतिज ऊर्जा निकालेंगे, एक बार 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखें और दूसरी बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों गतिज ऊर्जा निकल आएंगी तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन बराबर किए गए कार्य के बराबर होगा। ये न्यूमेरिकल आपको करना है। और इसके अलावा दूसरा न्यूमेरिकल आपको दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यहाँ पे आपको ऊर्जा दी है गतिज ऊर्जा और वेग दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसके वेग को 2 गुना, अब आपको क्या करना है? इसका वेग जो है वो 2 गुना करना है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आपको ये निकालना है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल करने के लिए हम क्या करेंगे? अगला पेज देख लेते हैं। अगले पेज पर आपको ये न्यूमेरिकल करके दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो था आपका, जिसमें m बराबर 15 kg और v बराबर 4 मीटर, ये मैंने आपको करके दिखा दिया था। ये इससे पहले वाला न्यूमेरिकल है, ये जिसका आंसर 120 जूल आता है, ये मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ पर v स्क्वायर होता है बच्चों, तो हमने 4 गुणा 4 रखा है। 4 में 4 का गुणा यानी 4 का स्क्वायर। v का वेग को आपको स्क्वायर में लिखना है, द्रव्यमान को आपको सिंपल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने करके दिखाया है, आप भी समझ पाएंगे। पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने क्या किया? मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो 5/18 से गुणा कर दिया। गुणा में 5/18। जब हमने इसको 30 को 5 से ऊपर वाली संख्या को गुणा किया, 150 आया और बटे में 18 आया। इसको हम किससे काट देंगे? ये देखिए, दोनों संख्याएं आपकी 6 से कट जाएंगी। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 12 13 14 15 30 और 6 पंजे 30। तो ये कितना आना चाहिए? 25/3 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। तो 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे क्या करना है? 60 को बदलना है। तो हम 60 को कैसे बदलेंगे? यहाँ पर मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिया है, उसको 5/18 से गुणा में 5/18 कर दिया है ताकि ये मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो 60 को जब आप 5 से गुणा करते हैं 300 आता है बटे 18। इसको भी आप 6 से काट सकते हैं। तो 6 से काटने पर 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 0 का 0, तो 50/3 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने दोनों को किस में बदल दिया? जो v का वैल्यू दी थी किलोमीटर प्रति घंटे को, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब हमें 2 बार काइनेटिक एनर्जी निकालनी है या गतिज ऊर्जा निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का? E के, हमने एक को 1 मान लिया, इसको 2 मान लेंगे। तो E के 1 बराबर हाफ mv²। हमने m की वैल्यू रखी 1500 दी हुई थी आपको, और v की वैल्यू हमने पहली वाली जो निकाली थी 25/3। तो ये रहा 25/3 और ये रहा 25/3। 2 बार क्यों रखा है बच्चों? क्योंकि ये v का स्क्वायर है, तो हमने वेग को 2 बार लिखा है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आपका बटे में 2 है, 3 है और 7 है। इसको आप काट सकते हैं बच्चों। काटेंगे तो आपके पास ये वैल्यू 156 250/3 आ जाएगी। कैसे काटेंगे आप? यहाँ पर पहले आप 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15,
और 0 0, ये 500 आ गया। अब आप 500 को 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 500 का आधा 250। तो 250 गुणा 25 गुणा 25, तो ये आ जाते हैं आपका 625। 25 गुणा 25 करेंगे तो कितना आएगा 625, और यहाँ पर कितना आ रहा है 250। तो 250 और 625 का आपको गुणा करना है, 0 की वैल्यू आप लगा लेना और 25 से 625 को गुणा कर लेना। जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, बटे में ये आपका 3 है, ये एज इट इज़ आएगा, ये बटे 3। जब आप इस वाले नंबर को 3 से भाग देंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप स्वयं ये भाग करके देख सकते हैं। सेकंड केस में आपको v की वैल्यू क्या रखनी है 50/3, 2 बार रखनी है क्योंकि v का स्क्वायर होता है। तो 2 बार हमने रख दी, 50/3 ये वाला और 50/3 ये वाला। इसको भी जब हम कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, काट सकते हैं आप जो भी नंबर ऊपर नीचे कटते हैं, ये 2 नीचे है, 3 नीचे है और ये वाला 3 नीचे है, तो आप काट दीजिए। काटने के पास आपके पास 625,000/3 आता है। जब हम इसको 625,000 को 3 से भाग देंगे बच्चों, तो हमारे पास 20833.3 आएगा। तो एक v की वैल्यू आपके पास ये आ गई और एक v की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी 1 है और ये काइनेटिक एनर्जी आपने दोबारा निकाली है। अब किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो 2 गतिज ऊर्जा हमने निकाली है, एक पहली और एक बाद की, जिसमें हमने बाद वाला वेग रखा है। तो दोनों गतिज ऊर्जा जो हमने निकाली है उसका परिवर्तन निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे। तो पहली गतिज ऊर्जा थी 208,333.3 और पहली गतिज ऊर्जा थी आपकी 52083.3। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस करके 156250 जूल आ जाएगा। तो ये क्या है, किया गया कार्य, ये किया गया कार्य है। और कैसे निकाला है हमने, गतिज ऊर्जा 2 बार निकाली है और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसका मतलब वो हुआ किया गया कार्य। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ऊर्जा जो थी, वो वेग जो था वो दुगना कर दिया जाए। अगर वेग अगर किसी वस्तु का दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया था। तो फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का, E के इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है ये m वस्तु है और 1/2 फिक्स है, तो ये वाली क्वांटिटी तो फिक्स है। चेंज किस में आ रहा है, v में, वेग में, वेग को दोगुना करा है। अगर हम मान लें कि वेग पहले 1 था तो 1 को हमने 2 गुना कर दिया। अगर हम यहाँ पर v का स्क्वायर है तो हमने 2 का स्क्वायर कर दिया इंटू प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी, वो क्वेश्चन में आपको दी हुई थी। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 25 जूल, तो 25 जूल गुणा v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर यानी अगर हम इसको 1 मान लें तो इसको हमने 2 गुना कर दिया, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 गुना 25 बराबर 100। जब हम इन दोनों को का अनुपात निकालेंगे, तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो पहली गतिज ऊर्जा कितनी थी बच्चों 25 जो आपको क्वेश्चन में दी थी, और जो नई गतिज ऊर्जा आई वो 100। तो इसका सिंपल रेशियो 1:4 आएगा। इसका मतलब है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा को 3 गुना कर दिया जाता है बच्चों, यहाँ पे तो मैंने 2 गुना किया है, अगर ये गतिज ऊर्जा 3 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब पहली गतिज ऊर्जा हमने 1 मानी हुई है तो उससे 2 गुनी की, अब 3 गुनी 3 हो जाएगी। तो ई के जब हम निकालेंगे तो ई के कितना आ जाएगा, नई वाली गतिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से कर देते हैं, कोई भी कितने भी गुना आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू में 25 कर देंगे, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है 25। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 3 का स्क्वायर आ जाता है 9 और 9 गुणा 25। तो 9 को 25 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 की 5, हसीलाई 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो ये आ जाएगी 225 जूल। जब इसका अनुपात आप निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, अनुपात आएगा इसका, पहली कितनी थी आपकी 25:225। तो जब आप
225 को 25 से भाग देंगे तो ये 9 आएगा, तो 1:9, तो 9 गुना बढ़ जाएगी। वहाँ पे 4 गुना बढ़ी थी, अगर आप इसको तिगुना कर दें वेग को तो ये 9 गुना बढ़ जाएगी। आंसर 225 आना चाहिए। ये आपका जो क्वेश्चन था उसके आंसर हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है शक्ति क्या होती है, पावर जिसको कहते हैं। पावर क्या होता है बच्चों? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या है बच्चों? शक्ति बराबर कार्य बटे में समय, अर्थात P यानी पावर, P इक्वल टू W/T। P इक्वल टू W/T में हम वैल्यू पुटअप करके शक्ति निकाल सकते हैं या पावर निकाल सकते हैं। इसको हम किस में नापते हैं? इसका मात्रक क्या है शक्ति का? शक्ति का मात्रक है वॉट, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉट। एक वॉट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। अगर कोई वस्तु या कोई यंत्र 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करेगा तो उस अभिकर्ता की शक्ति कितनी कहलाएगी? 1 वॉट। अगर इसका बड़ा मात्रक हम देखें तो इसका बड़ा मात्रक होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट हो जाएंगे? क्योंकि किलो शब्द है 1000 आएंगे, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल बटे सेकंड। जूल बटे सेकंड लिखिए या वाट लिखिए, ये शक्ति का मात्रक है वाट। अब यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का एक जीने पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। ये एस है बच्चों, 9 सेकंड में चढ़ता है। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दी हुई है। तो आपको क्या निकालना है? शक्ति निकालनी है, मगर आपको एक लड़के का द्रव्यमान दिया हुआ है। पहले उसका आप बाहर निकालेंगे। सीढ़ियों का नंबर दिया हुआ है 45 और एक सीढ़ी टाइम दिया हुआ है 9 सेकंड में चढ़ लेता है और एक सीढ़ी की ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। तो इसका इस न्यूमेरिकल को आप कैसे करेंगे बच्चों? इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको क्या है, आपको ये 3 न्यूमेरिकल और हैं, इसके साथ ही मैंने न्यूमेरिकल किए हैं। पहले हम उस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल मैंने कर दिया है। यहाँ पर दिया है m बराबर 50 kg। सीढ़ियाँ कितनी दी हुई हैं आपको? सीढ़ियाँ 45 दी हैं। m की वैल्यू दी थी 50 kg और t कितना दिया हुआ था? 9 सेकेंड। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दी थी 15 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल लेंगे। लड़के का पहले भार निकालेंगे। अगर द्रव्यमान दिया हो तो भार कितना होता है? F इक्वल टू mg। m क्या होता है? g गुरुत्वीय त्वरण, m द्रव्यमान। तो 50 × 10, इन दोनों का गुणा होएगा तो गुणा करके हम निकाल लेंगे, 500 न्यूटन आ जाएगा। ये लड़के का भार आ गया। सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी होगी? एक की ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दी थी, 15/100 करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 45 को गुणा 15 से करेंगे और हमने बटे 100 क्यों किया है? इसको मीटर में बदलने के लिए। जब 15 सेंटीमीटर आपको दिया है तो हम मीटर में बदलेंगे तो क्या कर देंगे? 15/100, ये मीटर है। तो हमने एक सीढ़ी नहीं 45 सीढ़ी है तो 45 गुणा 15/100 कर दिया। तो आप इसको जब कट करेंगे, कट करने के बाद आपके पास 27/4 आ जाएगा। आप काट के देख सकते हैं बच्चों, ऊपर नीचे एक ही नंबर से काटना होता है। जैसे हमने 5 से काटा, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 20 को हमने 45 से फिर से काट दिया 5 से, तो यह आएगा 5 चौक 20 और 5 नाम 45। अब 9 और 3 ऊपर ऊपर हैं तो गुणा करेंगे, 9 3 27 और नीचे 4 है तो 27/4 आ गया। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र होता है आपका शक्ति बराबर W/T। हमने कैसे निकाल लिया? W इक्वल टू m। यहाँ पर जो शक्ति का आपको P/T दिया था, आपने शक्ति का सूत्र उससे यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, वो लिख दिया है। तो शक्ति बराबर P बराबर W/T, शक्ति बराबर W/T। अब आप अगर आपको याद हो कि W यानी ऊर्जा होता है तो W की दूसरी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? W बराबर हम mgh भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें W डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, m दिया हुआ है, h और g दिया हुआ है और h भी दी हुई है, ऊंचाई, सीढ़ियों की ऊंचाई h। तो m और g आपको पता है, यहाँ पर mg का मल्टीप्लाई। अभी आपने भार निकाला है, ये रहा, ये था m
और ये था g। तो जब इसको गुणा करके आपने क्या निकाला था, लड़के का भार निकाल लिया था 500 न्यूटन। तो mg की वैल्यू हमारे पास है और h की ऊंचाई भी है हमारे पास 27/4। तो हमने क्या किया, और t की हमारे पास वैल्यू है, t क्या है 9। तो W/T में हम W की जगह mgh रख देंगे। तो mgh में mg की वैल्यू 500 और h की वैल्यू 27/4 और बटे में t भी लिखना है, तो t की वैल्यू 9 है। तो 9 और इन सबको जब आप काटेंगे तो काटने के बाद यहाँ पर देखिए 9 कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 से कट गया। इसी तरह ये 4 से 500 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा 125 गुणा में 3। जब आप 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 375 वॉट। क्योंकि आपने शक्ति निकाली है तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, वॉट। तो यहाँ पर आप शक्ति का मात्रा लिख देंगे। और आराम से जब बच्चों आप खुद करके देखेंगे, ना करना आए तो यहाँ पर देखिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल खुद से दोबारा करके देखना है, खाली पढ़ने से न्यूमेरिकल कभी नहीं आते। तो आपको क्या करना है बच्चों, दोबारा पढ़ के देख लेना है। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल और दिया हुआ था जिसमें क्या दिया था, m बराबर 12 kg और पोटेंशियल एनर्जी 480 और आपको EP इक्वल टू mgh फार्मूला, आपको ऊर्जा निकालनी थी इसमें, कार्य। तो कार्य आप कैसे निकालेंगे, इसमें क्या दो चीज़ें दी हुई थी बच्चों, इसमें आपको दी थी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर आपको दिया क्या था, एक तो m की वैल्यू दी थी 12 kg और पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा दी थी 480 जूल, और g की वैल्यू हमने क्या मान ली, और g की वैल्यू क्वेश्चन में दी भी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, mgh, g की वैल्यू ये रही, m की वैल्यू ये रही, और h आपकी निकालनी है। h आपको नहीं दिया था, यहाँ पर आपको दिया था 480 जूल, ये आपको स्थितिज ऊर्जा दी थी। तो यहाँ पर EP की वैल्यू आपने लिखी 480, यहाँ पर आपने m की वैल्यू 12 और g की वैल्यू 10 दी हुई है। h आपको निकालना है, आपको ऊंचाई निकालनी है। तो आपने ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना है, 12 और 10 से गुणा करेंगे 120 h आ जाएगा। 120 h बराबर 480, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h यहाँ छूटेगा, ये 480 के नीचे जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो बटे में जाएगा। तो 480/120, आप इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, और 12 एकम 12, 12 चौक 48। तो जब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो आपकी हाइट कितनी आएगी, ऊंचाई 4 मीटर। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है आपको। उस क्वेश्चन में क्या दिया गया था और क्या पूछा था, आपसे शक्ति पूछी थी, आपको W यानी किया गया कार्य 1000 जूल था, कार्य था 1000 जूल, और टाइम दिया था 10 सेकेंड। ये न्यूमेरिकल आप वहाँ पर निकाल कर दोबारा देख सकते हैं बच्चों। तो ये आपको 1000 जूल तो दिया हुआ था वर्क डन, और 10 सेकेंड लगते थे उसको। आपसे पूछा गया था कि शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति यानी P पावर, P बराबर W/T। W की वैल्यू आपको दी 1000, बटे में टाइम रखना है T 10 सेकेंड। तो जब आप ये रखेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100। और शक्ति का मात्रा क्या होता है आपका, वॉट, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर क्या आ गया आपका, 100 वॉट। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको छोड़ के नहीं आना है एग्ज़ाम में, और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करना है बच्चों। हर बात के नंबर होते हैं कि दिया क्या क्या है आपने लिखा है, फॉर्मूला आपने लिखा है, वैल्यू पुटअप की है, कैलकुलेट किया है, ये स्टेप वाइज नंबर होते हैं। तो आपको ज़रूर न्यूमेरिकल्स को करके आना है, फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना था यहाँ पर, ये भी कुछ न्यूमेरिकल हैं बच्चों। ये न्यूमेरिकल आप करिए, हर न्यूमेरिकल कर, क्योंकि इस चैप्टर से आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। 60 वॉट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। आपको क्या करना है,
आपको ऊर्जा की यूनिट निकालनी है। तो बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है। यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। अगर 1 किलोवाट घंटा बिजली खर्च हुई है बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 1 यूनिट होता है। तो आपको यूनिट पूछी है यानी किलोवाट घंटे में निकालनी है। आपको 60 वाट का एक बल्ब 6 घंटे चलता है, टाइम दिया है और वॉट दिया है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या देखनी है आपको, आप यूनिट कैसे निकालेंगे जब इस वॉट को आप किलोवाट घंटे में बदलेंगे। ये वॉट है तो आपको किस में बनना है इसको, किलोवाट। तो बटे में क्या करेंगे 60 के 1000। जब 60 के में बटे में 1000 करेंगे तो किलोवाट में बदल जाएगा। घंटे टी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड को स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है। और नेक्स्ट है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 सॉरी। पहला न्यूमेरिकल है, दूसरे आपके समझाने वाले क्वेश्चन है। तो पहले हम एक न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कैसे करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये न्यूमेरिकल करके दिखाया गया है। आपको P बराबर 60 वाट दिया था और टाइम दिया था 6 घंटे। तो आपको क्या करना था, ये 60 वाट को किलोवाट में बदलना है। यूनिट किलोवाट आवर होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो 60 बटे 1000 कर दिया हमने। जब हम 60 बटे 1000 करेंगे तो जब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया, 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 50। तो ये आ जाएगा 3 बटे 50 किलोवाट। अब किलोवाट आपके आ गए, आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू पुटअप करनी है। ये किलोवाट है, घंटे आपको पता है 6 घंटे हैं। तो W बराबर P इंटू टी। तो W बराबर P इंटू टी इस फॉर्मूले से निकाला है मैंने, P इंटू टी बराबर W। जब W की वैल्यू निकालनी है तो इन नीचे वाले और इस साइड वाले का गुणा होता है। तो W बराबर P इंटू टी, P की वैल्यू आपकी कितनी है 3 बटे 50। तो 3 बटे 50 गुणा में 6। तो आप क्या करेंगे, ये 50 और 6 को 3 से काट देंगे। कैसे काट सकते हैं आप 50 और 6, ये बटे में 1 है, कुछ नहीं है, ये ऊपर है। तो 2 3 6 और 50 को आप काट दीजिए तो ये आ जाएगा 25। तो 3 3 9, 9 बटे 25, 3 बटे 50 गुणा में 6 बटे में 1, 6 3 18 बटे 50, 18 बटे 50 को आपने काट दिया 2 से, ये 25 आएगा बच्चों, 25। तो 9 बटे 25 आ गया, ये आ गया आपका 3 3 9, 9 बटे 25। तो 9 बटे 25 को आप 9 को जब 25 से भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.36। इसे आप 9 को बीच में रखेंगे और 25 को किनारे रखेंगे। तो आप यहाँ पर भाग दे कर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 9 छोटा है, तो फिर क्या आ जाएगा 9 के पीछे 0, 25 तियाँ 75 आ जाएगा। 75 में से आप घटाएंगे 5 और यहाँ 8 में 7 एक 15, क्योंकि आप पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 लगा देंगे। 25 छिंग 150। तो ये आ गया आपका 0.36। तो आंसर क्या आना चाहिए 0.36 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा, इसी को हम क्या कहते हैं यूनिट। तो यूनिट कितनी आ गई आपकी 0.36 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब बैटरी किस किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है जब बैटरी से कोई बल्ब चलता है। तो बैटरी के अंदर बच्चों रासायनिक ऊर्जा होती है और ये रासायनिक ऊर्जा, पहले हम इसको बैटरी को जब जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और विद्युत ऊर्जा जो है उसके बाद 2 तरह की ऊर्जाएं निकालती है। वो कौन कौन सी है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। और टॉर्च को आप अगर यूज़ कर रहे हैं बैटरी को तो देखिए थोड़ी देर में यूज़ करने के बाद बैटरी गर्म हो जाती है। तो कौन सी 2 ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है विद्युत ऊर्जा का, नंबर 1 प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। तो बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद आपको पूछा गया था 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि जब कोई स्थितिज ऊर्जा स्थिति पर रखी हुई वस्तु नीचे की ओर लुढ़कती है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होता है,
क्या ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? ये क्वेश्चन था। तो आप लिखेंगे ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा वस्तु में कम होती जा रही है वो किस में बदलती जा रही है? उसको गति प्रदान करने के लिए गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है, मगर ऊर्जा ना कभी बनाई जा सकती है ना विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जब कोई स्थिति में रखी हुई वस्तु नीचे की ओर लुढ़कती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित होती रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, साइकिल चलाने के दौरान आपकी कौन कौन सी ऊर्जाओं का रूपांतरण होता है, किस प्रकार? तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम कौन सी ऊर्जा लगाते हैं बच्चों? पेशीय ऊर्जा, मांसपेशी द्वारा लगाई जाने वाली ऊर्जा। तो पेशीय ऊर्जा पहले किस में बदलेगी? साइकिल को आगे चलाने में गतिज ऊर्जा में बदलती है। इसके अलावा ये जो पेशीय ऊर्जा हम दे रहे हैं ये एक काम और करती है, सड़क के घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में काम आती है। तो जब सड़क के घर्षण के विरुद्ध कार्य होता है तो कौन सी ऊर्जा पैदा हो जाती है? आप टायर को छूकर देखिए, वो गर्म हो जाता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ पैदा होती है? सड़क के घर्षण के विरुद्ध जब कार्य होता है। जब पहिया चलता है कोई भी सड़क पर तो क्या होता है? उसके सड़क से घिसटने से, सड़क पर रोल होने से, चलने से ऊष्मा पैदा होती है और घर्षण होता है, घर्षण के कारण ऊष्मा होती है। तो पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप सभी न्यूमेरिकल्स को स्वयं करके देखिए बच्चों, ताकि आपको करने और आ जाए। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।